अमीर लोगों को जीवन बीमा बेचना, हाँ, क्या ये आम पॉलिसी बेचने जैसा ही है या फिर कुछ बिल्कुल अलग? आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे। मतलब भारत में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs को जीवन बीमा कैसे बेचा जाता है, ये वाकई एक खास नजरिए की मांग करता है। और हाँ, इस तरह के और जानकारी वाली विषयों के लिए अगर आप और जानना चाहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पेशकश को लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि HNI आखिर हैं कौन। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मोटे तौर पर ये वो लोग हैं जिनके पास निवेश करने लायक संपत्ति मतलब इन्वेस्टेबल एसेट्स शायद 5 करोड़ या उससे ज्यादा हों। हाँ, या फिर सालाना आमदनी काफी ऊंची हो, जैसे 50 लाख से ऊपर। सही। ये कोई एकदम पत्थर की लकीर वाली परिभाषा नहीं है, पर एक अंदाजा तो मिलता है। तो इनमें कौन लोग आते हैं? बड़े बिजनेस ओनर्स होंगे। हाँ, सफल उद्योगपति, डॉक्टर्स, वकील जैसे नामी प्रोफेशनल्स। अच्छा। बड़ी कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव्स भी। और आजकल तो फिल्म स्टार्स, खिलाड़ी, ये सब भी। बिल्कुल। और हाँ, सेकंड या थर्ड जनरेशन के युवा उद्यमी भी जो विरासत संभाल रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो अब सवाल ये है कि ये बीमा सलाहकार के लिए इतने महत्वपूर्ण ग्राहक क्यों माने जाते हैं? देखिए, इसकी सीधी सी वजह है कि उनकी जरूरतें आम ग्राहक से बिल्कुल अलग होती हैं। अच्छा, कैसे? उन्हें वो छोटी मोटी 10-20 लाख की पॉलिसी नहीं चाहिए होती। उन्हें चाहिए बड़े सोचे समझे, मतलब उनकी खास परिस्थितियों के हिसाब से बनाए गए समाधान। कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस। हाँ, वो बीमा को सिर्फ एक सेफ्टी नेट की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये अपनी करोड़ों की संपत्ति को बचाने, मतलब वेल्थ प्रिजर्वेशन, अपने बिजनेस को अगली पीढ़ी को स्मूथली सौंपने, जिसे सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। हाँ, सक्सेशन प्लानिंग। और जीवन के अलग अलग रिस्क्स को मैनेज करने का एक इम्पोर्टेंट टूल है। जरूरतें कॉम्प्लेक्स होती हैं तो समाधान भी खास होते हैं। आपने कहा जरूरतें कॉम्प्लेक्स होती हैं, यहीं से शायद सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। मतलब आमतौर पर बीमा एजेंट प्रोडक्ट बेचने पर फोकस करते हैं, लेकिन HNIs के साथ ये तरीका तो नहीं चलता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव है अपनी सोच, अपने माइंडसेट में। माइंडसेट? हाँ, माइंडसेट। HNIs को जरा भी पसंद नहीं आता जब कोई उन्हें कुछ बेचने की कोशिश करता है। उन्हें सेल्स पर्सन नहीं चाहिए, उन्हें एक भरोसेमंद सलाहकार चाहिए, कंसल्टेंट। मतलब जो उनकी प्रॉब्लम समझे, उनकी दुनिया समझे। एग्जैक्टली, जो उनकी चुनौतियों को, उनकी आकांक्षाओं को समझे। सिर्फ पॉलिसी के फीचर्स गिनाने से बात नहीं बनेगी। इसमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सब नहीं। तो फिर क्या? आपको ये समझाना होगा कि जीवन बीमा उनकी बड़ी असली समस्याओं का हल कैसे बन सकता है। अच्छा, किन बड़ी समस्याओं की बात कर रही हैं आप? कुछ एग्जांपल्स देंगी? जरूर। जैसे मान लीजिए किसी बड़े उद्योगपति का अचानक देहांत हो जाए। उनके परिवार को बिजनेस चलाने या देनदारियां चुकाने के लिए एकदम तुरंत बड़ी रकम की जरूरत पड़ सकती है। अब बैंक खाते या प्रॉपर्टी बेचने में तो वक्त लगता है ना। हाँ, वो तो है। जीवन बीमा यहाँ तुरंत नगदी, मतलब लिक्विडिटी मुहैया करा सकता है। ये एक बड़ा फायदा है। लिक्विडिटी, सही कहा। और दूसरा बड़ा मुद्दा है एस्टेट प्लानिंग का, संपत्ति का बंटवारा। अच्छा। HNI चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई उनके वारिसों को बिना किसी पारिवारिक झगड़े या कानूनी पचड़े के मिले। बीमा इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, ये सुनिश्चित करके कि हर वारिस को उसका हिस्सा तय योजना के अनुसार मिले। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे बिजनेस में पार्टनर्स के बीच समस्याएं सुलझाना, टैक्स की देनदारियों को संभालना या अपनी लेगेसी, अपनी विरासत को सहेजने जैसे कई पहलू हैं जहां बीमा काम आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बातचीत का लेवल भी बदलना होगा। वो आम बोलचाल वाली भाषा शायद ना चले। हाँ, बिल्कुल। बातचीत में थोड़ी प्रोफेशनल भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है। आपको लेगेसी बनाना, बिजनेस की गारंटीड कंटिन्यूटी, संपत्ति का डाइवर्सिफिकेशन, मतलब वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन, हाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा। जीवन बीमा को उनकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, उनकी होलिस्टिक वेल्थ स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा दिखाना होगा। सिर्फ एक अलग प्रोडक्ट की तरह नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप बीमा को उनकी बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनाकर पेश करते हैं, तभी वो इसकी असली अहमियत समझते हैं। ये समझना कि बीमा उनकी बड़ी तस्वीर का हिस्सा कैसे है, इसके लिए तो जबरदस्त तैयारी करनी पड़ती होगी। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट जानना काफी नहीं होगा। बिल्कुल। HNIs के पास समय कम होता है और वो जानकारी की बहुत कद्र करते हैं।
उनसे मिलने जाने से पहले अपना होमवर्क करना बेहद बेहद जरूरी है। होमवर्क मतलब क्या जानना होगा? इसे जानना होगा उनके बिजनेस के बारे में, वो क्या करते हैं, उनकी इंडस्ट्री की चुनौतियां क्या हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। अच्छा। उनके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाएं, कितने सदस्य हैं, बच्चों की उम्र क्या है, क्या वो बिजनेस में शामिल हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी रुचियां क्या हैं। ये सब सतही लग सकता है, पर इससे आपको उनकी प्रायोरिटीज का अंदाजा लगता है। प्रायोरिटीज मतलब फाइनेंशियल प्रायोरिटीज? हाँ बिल्कुल, उनकी संभावित फाइनेंशियल प्रायोरिटीज क्या हो सकती हैं। क्या वो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या अगली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं, या शायद वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखकर रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। क्या वो फिलैंथ्रोपी मतलब समाज सेवा में रुचि रखते हैं। ये सब जाने बिना आप सही समाधान कैसे सुझाएंगे? बात तो सही है, पर ये जानकारी मिलेगी कहाँ से? जाहिर है सीधे उनसे तो नहीं पूछ सकते पहली मीटिंग में। सही कहा, इसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी। लिंक्डइन प्रोफाइल एक बेहतरीन जरिया है उनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड और नेटवर्क को समझने का। लिंक्डइन, हाँ। उनकी कंपनी की वेबसाइट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, अगर पब्लिक कंपनी है तो, मीडिया में उनके या उनके बिजनेस के बारे में छपी खबरें, ये सब जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। Okay. आजकल सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ पता चल जाता है, हालांकि उसकी ऑथेंटिसिटी परखनी जरूरी है। तैयारी का मतलब है कि जब आप उनसे मिले तो आप अनजान ना लगें, बल्कि उनकी दुनिया से वाकिफ लगें। उन्हें लगना चाहिए कि आपने उन पर, उनके बिजनेस पर मेहनत की है। हाँ, इससे एक अच्छा इंप्रेशन तो जरूर पड़ेगा। लेकिन सिर्फ जानकारी होना ही काफी है या विश्वास बनाना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि ये लोग अपना पैसा और अपनी निजी बातें किसी पर भी आसानी से भरोसा करके नहीं बताते। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। HNIs के साथ विश्वास, ट्रस्ट ही असली करेंसी है। ट्रस्ट? हाँ, ट्रस्ट इज द रियल करेंसी। जानकारी आपको मीटिंग दिलवा सकती है शायद, लेकिन बिजनेस आपको विश्वास ही दिलवाएगा, और विश्वास वो रातों रात नहीं बनता। तो फिर कैसे बनेगा विश्वास? इसके लिए आपको पहले कुछ देना होगा, मांगने से पहले। देना होगा मतलब क्या देना होगा? कोई गिफ्ट? नहीं, गिफ्ट नहीं, वैल्यू। उन्हें उपयोगी जानकारी दें, वैल्यूएबल इंसाइट्स। अच्छा, जैसे? शायद उनके उद्योग से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण लेख या टैक्स नियमों में हुए किसी बदलाव की जानकारी जो उन्हें अफेक्ट कर सकती हो। आप उन्हें किसी खास फाइनेंशियल नॉलेज सेशन या वेबिनार में इनवाइट कर सकते हैं जो उनके मतलब का हो। कहने का मतलब है, तुरंत बीमा बेचने की बात ना करें, पहले उनकी मदद करें। उन्हें कुछ ऐसा दें जिससे उन्हें लगे कि आप सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रहे हैं। Okay. उन्हें उन संभावित जोखमों के बारे में आगाह करें जिनके बारे में शायद उन्होंने सोचा भी न हो, जैसे बिजनेस में अचानक लिक्विडिटी की कमी का खतरा, पारिवारिक विवादों से संपत्ति को होने वाला नुकसान, या सक्सेशन प्लान न होने के खतरे। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मदद पहले, बिक्री बाद में। तो मान लीजिए आपने होमवर्क कर लिया, विश्वास बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए, और अब पहली मीटिंग का समय आ गया है। उस मीटिंग में क्या करना चाहिए? जाहिर है सीधे पॉलिसी नहीं बेचनी है। बिल्कुल, पहली मीटिंग का सबसे बड़ा मकसद है सुनना, समझना और सवाल पूछना। सुनना? हाँ, बोले कम, सुने ज्यादा। HNIs चाहते हैं कि आप उनकी बात ध्यान से सुने और सीधे सीधे बंद सवाल मतलब क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछने के बजाय, जिनके जवाब हाँ या ना में हो। हाँ, उनके बजाय ऐसे सवाल पूछें जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जैसे कि कुछ उदाहरण देंगे? जरूर, आप पूछ सकते हैं, आप आज से 15-20 साल बाद अपनी बिजनेस और निजी संपत्ति को कहाँ देखते हैं? आपकी विजन क्या है? या जब आप अपनी लेगेसी के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? या संपत्ति के बंटवारे को लेकर, क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति सभी वारिसों में बराबर बंटे, या आपकी कोई विशेष योजना है? या बिजनेस को लेकर? हाँ, बिजनेस को लेकर पूछ सकते हैं। अगर कल आपको कुछ हो जाता है तो क्या आपके बिजनेस के पास बिना रुके चलते रहने का कोई ठोस प्लान है? क्या लीडरशिप में कोई गैप आएगा? ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। इनसे सिर्फ जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी गहरी चिंताएं और इच्छाएं भी सामने आएंगी शायद। बिल्कुल, और उनके जवाबों को बहुत ध्यान से सुने। उनमें ही आपको वो संकेत, वो क्यूज मिलेंगे कि जीवन बीमा उनकी किन जरूरतों को पूरा कर सकता है। अच्छा। यहीं से आप उनकी जरूरत के हिसाब से समाधान मतलब टेलर्ड पिच तैयार करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। याद रखें, HNIs के लिए वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया कभी काम नहीं करता। मतलब हर समाधान कस्टमाइज करना होगा। हाँ, हर समाधान उनकी खास जरूरत,
उनकी खास स्थिति के हिसाब से कस्टमाइज करना होगा। तो ये कस्टमाइजेशन या टेलरिंग हाँ। असल में दिखती कैसी है? क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि अलग अलग तरह के HNIs के लिए पिच कैसे अलग हो सकती है? हाँ जरूर। मान लीजिए आप एक बड़े फैमिली बिजनेस ओनर से मिल रहे हैं। ओके। उनके लिए कीमेन इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कीमेन इंश्योरेंस? हाँ, वो क्या होता है? ये उस प्रमुख व्यक्ति के लिए होता है जैसे CEO या कोई खास हुनर वाला डायरेक्टर, जिसके न रहने पर बिजनेस को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। ये उसकी भरपाई करता है। अच्छा, समझा। पार्टनरशिप प्रोटेक्शन प्लान पार्टनर्स के बीच शेयर खरीदने या बिजनेस को स्थिर रखने में मदद करता है अगर किसी पार्टनर को कुछ हो जाए, और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग सुनिश्चित करती है कि मालिक के न रहने पर भी बिजनेस बिना किसी बड़ी रुकावट के चलता रहे। ये तो बिजनेस ओनर्स के लिए हो गया। और अगर कोई प्रोफेशनल हो जैसे डॉक्टर या वकील या कोई ऐसा जिसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हों? बढ़िया सवाल है। मान लीजिए किसी HNI के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई या भविष्य पर कोई आंच न आए, चाहे वो रहें या न रहें। हाँ, ये चिंता तो होती है। उनके लिए खास इंटरनेशनल प्लान्स या गारंटीड लाइफ टाइम इनकम वाले प्लान्स हो सकते हैं जो डॉलर या दूसरी विदेशी मुद्रा में भुगतान करें। अच्छा, इंटरनेशनल प्लान्स भी होते हैं? जी हाँ, और जो लोग फिलॉन्थ्रोपी मतलब समाज सेवा में बहुत एक्टिव है, वो बीमा का इस्तेमाल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने और उसे फंड करने के लिए कर सकते हैं ताकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नेक काम चलता रहे। वाह, ये तो बिल्कुल अलग इस्तेमाल है बीमा का। बिल्कुल। तो मतलब सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि इस प्लान से जीवन भर इनकम मिलेगी। तो कैसे कहना चाहिए? आपको ज्यादा स्पष्ट और उनकी जरूरत से जोड़कर बताना होगा। जैसे आप कह सकते हैं, ये प्लान ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी बेटी को अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हर साल एक निश्चित रकम मिलती रहे, भले ही कल को कुछ भी हो जाए, और इसके लिए पारिवारिक बिजनेस के मुनाफे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये ज्यादा पर्सनल और रेलेवेंट लगता है। या इस चैरिटेबल ट्रस्ट प्लान के जरिए आपके जाने के बाद भी हर साल आपके चुने हुए अस्पताल को एक निश्चित राशि का दान मिलता रहेगा आपकी याद में। इस तरह की स्पेसिफिक बात उन्हें ज्यादा प्रभावित करती है। ये तो हुई समाधान बताने की बात, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इतनी तर्क और तैयारी के बाद भी आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं। हाँ, आती है। तो HNIs की आपत्तियां किस तरह की होती हैं? क्या ये पैसे को लेकर होती हैं, प्रीमियम ज्यादा है वगैरह? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि HNIs की आपत्तियां शायद ही कभी पैसे या प्रीमियम की रकम को लेकर होती हैं। अच्छा, फिर? उनकी आपत्तियां ज्यादातर लॉजिक, उनकी अपनी समझ या कभी-कभी उनके ईगो से जुड़ी होती हैं। कुछ आम आपत्तियां हैं जिनसे निपटना सीखना जरूरी है। जैसे कि? सबसे आम आपत्ति जो मैंने सुनी है, मुझे बीमा की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही बहुत पैसा है। इसका क्या जवाब हो सकता है? हाँ, ये बहुत कॉमन है। इसका एक प्रभावी जवाब हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बहुत मेहनत और समझदारी से ये संपत्ति बनाई है, और सच कहूं तो जीवन बीमा आपके लिए और संपत्ति बनाने के लिए है भी नहीं। तो फिर किस लिए है? ये आपकी बनाई हुई संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए है। ये गारंटी है कि आपकी संपत्ति आपके प्रियजनों को उसी तरह मिले जैसा आप चाहते हैं, बिना किसी बाहरी देनदारी, टैक्स के बोझ या पारिवारिक विवाद के कारण कम हुए। मतलब हम बीमा को संपत्ति निर्माण नहीं, संपत्ति संरक्षण, वेल्थ प्रिजर्वेशन और हस्तांतरण, वेल्थ ट्रांसफर के टूल की तरह पेश करते हैं। ये नजरिया बिल्कुल अलग है। अच्छा, एक और आपत्ति जो मैंने सुनी है, बीमा में रिटर्न बहुत कम है, मेरा पैसा स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। हाँ, ये भी बहुत आम है। इसका जवाब तुलना करने के बजाय बीमा के यूनिक फायदे पर फोकस करना है। कैसे? आप कह सकते हैं, आप सही हैं, इक्विटी या रियल एस्टेट शायद ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, उनमें पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन क्या वो रिटर्न गारंटीड है? नहीं, वो तो नहीं है। और क्या वो निवेश आपको ये लिखित गारंटी दे सकते हैं कि अगर कल आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को तुरंत बिना किसी सवाल के एक निश्चित बड़ी रकम जैसे 10 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए टैक्स फ्री मिल जाएगी? ये तो बीमा ही कर सकता है। एग्जैक्टली। जीवन बीमा रिटर्न के बारे में उतना नहीं है जितना उस निश्चितता, उस सर्टेनिटी और गारंटी के बारे में है जो दुनिया का कोई और निवेश उस तरह से नहीं दे सकता, खासकर जरूरत के समय। सही कहा। अच्छा, और कभी कभी सुनने को मिलता है ये सब मेरा CA या मेरा वेल्थ मैनेजर देखता है, मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये भी आता है।
इसका जवाब सम्मानपूर्वक देना चाहिए। क्या कहें? आप कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इतने काबिल सलाहकार है। मेरा इरादा उनकी जगह लेना या उनके काम में दखल देना बिल्कुल नहीं है। मैं उनके काम को पूरा करती हूँ, उसे कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। कॉम्प्लीमेंट? हाँ, आपका सीए टैक्स और ऑडिट देखता है, आपका वेल्थ मैनेजर निवेश संभालता है, लेकिन जीवन बीमा, मृत्यु या गंभीर बीमारी जैसे जोखिमों का प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट और तत्काल जोखिम हस्तांतरण, रिस्क ट्रांसफर करता है, जो शायद उनके दायरे में ना आता हो। ये आपकी पूरी फाइनेंशियल सुरक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मतलब आप टीम का हिस्सा हैं, उनकी जगह नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। एक और दिलचस्प आपत्ति जो कभी कभी आती है, खासकर पुराने पैसे वाले परिवारों से, बीमा, अरे ये तो मध्यम वर्ग के लोग लेते हैं। इसका क्या जवाब है? हाँ, ये सुनने को मिलता है। इस धारणा को बदलना जरूरी है। कैसे? आप कह सकते हैं, शायद छोटी बचत वाली पारंपरिक पॉलिसियों के लिए ये बात कुछ हद तक सही हो, लेकिन दुनिया भर में सबसे अमीर और समझदार परिवार जीवन बीमा का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, अपनी लेगेसी को प्लान करने, अरबों डॉलर के एस्टेट टैक्स को मैनेज करने, बिजनेस सक्सेशन को आसान बनाने और बड़े पैमाने पर फिलैंथ्रोपी करने के लिए। अच्छा। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जीवन बीमा अमीरों के लिए एक बेहद शक्तिशाली फाइनेंशियल प्लानिंग टूल है। ये आपत्तियों को संभालने के तरीके वाकई प्रैक्टिकल लगते हैं। अब जब हमने माइंडसेट, तैयारी, विश्वास, पिचिंग और ऑब्जेक्शंस की बात कर लिए, तो सवाल उठता है कि इन HNIs तक पहुंचा कैसे जाए। कोल्ड कॉलिंग तो शायद काम नहीं करती होगी। बिल्कुल नहीं। HNIs तक पहुंचने के लिए आपको सही नेटवर्क बनाना और उसका हिस्सा बनना होगा। नेटवर्क मतलब? आपको उन जगहों पर जाना होगा जहां ऐसे लोग मिलते हैं, प्रतिष्ठित बिजनेस एसोसिएशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब्स, लायंस क्लब्स, गोल्फ कोर्सेज या खास शौकों से जुड़े क्लब। अच्छा। इन जगहों पर रिश्ते बनाएं, अपनी विशेषज्ञता दिखाएं, लेकिन सीधे बेचने की कोशिश ना करें। जस्ट बिल्ड रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप बिल्डिंग। हाँ। और क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे प्रभावी तरीका है रेफरल्स। रेफरल्स, जान पहचान से? हाँ, अपने मौजूदा संतुष्ट HNI ग्राहकों से विनम्रतापूर्वक रेफरल मांगे। एक संतुष्ट ग्राहक का रेफरल किसी भी कोल्ड कॉल से 1000 गुना बेहतर होता है। ये तो है। इसके अलावा दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाएं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CAs, वकील, खासकर जो एस्टेट प्लानिंग करते हैं, वेल्थ मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये सभी आपके लिए दरवाजे खोल सकते हैं। उनके साथ पार्टनरशिप? हाँ, उन्हें समझाएं कि आप उनके ग्राहकों को कैसे वैल्यू दे सकते हैं, उनके काम को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब आप इन नेटवर्किंग इवेंट्स में या रेफरल के जरिए किसी से मिले, तो अपना परिचय कैसे दें? बीमा एजेंट कहना सही रहेगा? शायद नहीं। बीमा एजेंट शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक बनी बनाई छवि आ जाती है, जो शायद आप नहीं चाहते। तो क्या कहें? बेहतर होगा आप अपना परिचय इस तरह दें जो आपकी विशेषज्ञता को उजागर करे। जैसे, मैं कारोबारी परिवारों और सफल पेशेवरों को उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उनकी विरासत को अगली पीढ़ी तक बिना किसी परेशानी के पहुंचाने में मदद करता हूँ। ये ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। या मैं बिजनेस ओनर्स के साथ काम करती हूँ ताकि वो अपने बिजनेस की कंटिन्यूटी और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकें। यह ज्यादा प्रभावशाली लगता है और बातचीत का दरवाजा खोलता है। ये सच है। परिचय का पहला प्रभाव बहुत मायने रखता है। अब मान लीजिए आपने ग्राहक बना लिया, पॉलिसी बिक गई, क्या काम खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। HNIs के साथ रिश्ता बिक्री के साथ खत्म नहीं, बल्कि असल में शुरू होता है। अच्छा। उनके लिए सर्विस उतनी ही महत्वपूर्ण है, शायद प्रोडक्ट से भी ज्यादा। सर्विस? किस तरह की सर्विस? उन्हें हमेशा प्रायोरिटी दें, उनकी कॉल या मैसेज का जवाब तुरंत दें, नियमित रूप से साल में कम से कम एक बार उनके प्लान्स का रिव्यू करें, देखें कि क्या उनकी जरूरतें बदली हैं। ओके, रेगुलर रिव्यू। और उन्हें पॉलिसी से जुड़े डॉक्यूमेंटेशन में पूरी मदद करें। अगर कभी क्लेम की जरूरत पड़े जो हम नहीं चाहते पर हो सकता है, तो पूरी प्रक्रिया में पर्सनली उनकी सहायता करें। उन्हें अकेला महसूस न होने दें। ये जरूरी है। इसके अलावा एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करें। इमोशनल कनेक्ट मतलब? उनके जन्मदिन या सालगिरह पर हाथ से लिखा एक नोट भेजना, या उनके बच्चों की किसी उपलब्धि पर बधाई देना, या उनके बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर देखकर उन्हें बताना,
ये छोटी छोटी बातें रिश्ते को मजबूत करती हैं। हाँ, ये पर्सनल टच मायने रखता है। बिल्कुल। याद रखें, एक खुश और संतुष्ट HNI ग्राहक आपको न सिर्फ सालों तक बिजनेस देगा, बल्कि कई नए ग्राहक भी दिलवा सकता है। उनकी लॉयल्टी और रेफरल अमूल्य है। तो कुल मिला के HNIs को जीवन बीमा बेचना एक ट्रांजैक्शनल काम नहीं है, बल्कि एक रिलेशनशिप ड्रिवन सलाहकार भूमिका है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ रणनीति बदलने का नहीं, बल्कि पूरी मानसिकता, माइंडसेट बदलने का खेल है। माइंडसेट शिफ्ट। हाँ, आपको पॉलिसी बेचने वाला सेल्समैन नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय संपत्ति सलाहकार, वेल्थ कंसल्टेंट बनना होगा। आपका काम बेचना नहीं, बल्कि उनकी जटिल समस्याओं का समाधान करना है, चाहे वो सक्सेशन की हो, बिजनेस कंटिन्यूटी की हो, अचानक जरूरत पड़ने वाली लिक्विडिटी की हो, या अपनी मेहनत की कमाई से एक स्थायी लेगेसी बनाने की हो। जब जीवन बीमा को संपत्ति सुरक्षा, विरासत निर्माण, पारिवारिक सौहार्द और वित्तीय निश्चितता, फाइनेंशियल सर्टेनिटी के एक शक्तिशाली साधन के रूप में सही ढंग से पेश किया जाता है, तब HNIs इसकी असली कीमत और जरूरत को समझते हैं। इसमें समय लगता है, धैर्य रखना होता है, लगातार सीखते रहना होता है, और सबसे बढ़कर ईमानदारी और विश्वसनीयता बनाए रखनी होती है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल कि कैसे भारत में अमीर ग्राहकों यानी HNIs के साथ जीवन बीमा के बारे में एक अलग और ज्यादा प्रभावी ढंग से बात की जाए। ये वाकई सिर्फ पॉलिसी बेचने से कहीं आगे की बात है। हाँ, ये उनकी जटिल वित्तीय दुनिया को समझने, उनकी अनकही जरूरतों को पहचानने और उनकी संपत्ति और विरासत को सुरक्षित रखने में एक भरोसेमंद साथी बनने के बारे में है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत से एक सवाल मन में आता है, दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी। क्या आपको लगता है कि भारत में HNIs अब जीवन बीमा को इसी रणनीतिक नजरिए से देखने लगे हैं, मतलब वेल्थ प्रिजर्वेशन, सक्सेशन प्लानिंग के टूल की तरह, या अभी भी इसे मुख्य रूप से टैक्स बचाने या एक सामान्य निवेश के तौर पर ही देखा जाता है? इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी।